चैप्टर 1, धोखेबाज शहर और वो नन्ही आफत। बेंगलुरु का इंदिरांगा शाम ढलते ही किसी सजी धजी दुल्हन जैसा लगने लगता है, पर उस दुल्हन के सीने में पत्थर का दिल धड़कता है। यहाँ की 12th मेन रोड पर खड़ी ऊंची ऊंची कांच की इमारतें नीचे चलने वाले इंसानों को चींटियों जैसा महसूस कराती हैं। सड़कों पर करोड़ों की ऑडी और लैम्बोर्गिनी जब तेज रफ्तार से गुजरती हैं, तो उनके टायर फुटपाथ पर सोए हुए गरीबों की किस्मत पर कीचड़ उछालते हुए निकलते हैं। इसी चकाचौंध के ठीक पीछे, जहां शहर की सारी गंदगी और कबाड़ सिमट कर आता था, वहां बसा था लोहागंज। लोहागंज की गलियां इतनी तंग थी कि अगर दो लोग एक साथ गुजरे तो कंधे आपस में टकरा जाएं। यहाँ की हवा में इत्र नहीं, बल्कि जलते हुए टायर, सड़ते हुए कूड़े और पुराने लोहे की जंग की गंध रची बसी थी। इसी लोहागंज की एक ऐसी चाल, जिसकी सीढ़ियां चढ़ते वक्त डर लगता था कि कहीं ये गिर न जाए, उसकी तीसरी मंजिल पर शौर्य खड़ा था। शौर्य उम्र यही कोई 23-24 साल, पर आंखों के नीचे की स्याही बता रही थी कि उसने बरसों से चैन की नींद नहीं ली। बिखरे हुए बाल, 3 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी और शरीर पर एक पुरानी, धूल से सनी काली हुडी। शौर्य ने अपनी फटी हुई जेब से एक मुड़ी तुड़ी सिगरेट निकाली, उसे सुलगाया और धुएं का एक लंबा कश खींचकर सामने चमकते हुए प्रताप टावर्स को देखने लगा। 60 माले की वो इमारत उसके पिता मदन प्रताप सिंह के रसूख का प्रतीक थी। 3 साल, शौर्य ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज में वो कड़वाहट थी जो सिर्फ तब आती है जब अपने ही खून ने पीठ में खंजर घोंपा हो। उसे याद आया वो काला दिन, जब उसके पिता ने उसे एक झूठे ड्रग्स और म्यूजिक चोरी के केस में फंसाकर घर से बेदखल कर दिया था। लेकिन शौर्य अकेला नहीं निकला था, उसके साथ उसकी बड़ी बहन प्रीति भी निकली थी। वो मंजर शौर्य की आंखों के सामने आज भी घूम जाता है। जब मदन प्रताप ने शौर्य को थप्पड़ मारा और गार्ड्स को उसे बाहर फेंकने को कहा, तब प्रीति बीच में आकर खड़ी हो गई थी। पापा, आप ये गलत कर रहे हैं। शौर्य बेगुनाह है, उसे विक्रम सिंघानिया ने फंसाया है। प्रीति चिल्लाई थी। मदन प्रताप की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उनके लिए खानदान की नाक और इज्जत बच्चों से बढ़कर थी। उन्होंने प्रीति की तरफ इशारा करके कहा था, अगर आज तूने इस चोर और नशेड़ी का साथ दिया, तो याद रखना प्रीति, इस घर के दरवाजे तेरे लिए भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। या तो ये महल चुन और अपनी रईसी, या फिर इस सड़क छाप भाई का हाथ थाम ले और अभी इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जा। पूरे हॉल में सन्नाटा था। शौर्य ने प्रीति का हाथ झटक दिया था और उसे रुकने को कहा था, पर प्रीति ने मदन प्रताप की आंखों में आंखें डालकर कहा था, जहां मेरे भाई का सम्मान नहीं, वहां इस रईसी का मैं क्या करूंगी। शौर्य अकेला नहीं जाएगा। उस दिन प्रीति ने अपने गहने, अपनी महंगी गाड़ियां और अपनी आलीशान जिंदगी एक पल में छोड़ दी थी और अपने भाई का हाथ थामकर उस महल से बाहर निकल आई थी। मदन प्रताप ने उसी वक्त वकीलों को बुलाकर दोनों को अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया था। तब से ये भाई बहन इस लोहागंज के सड़ते हुए कमरे में रह रहे थे। प्रीति अब घरों में खाना बनाने और छोटे मोटे सिलाई के काम करके घर चलाने में शौर्य की मदद करती थी, क्योंकि शौर्य तो उस जहरीले कॉन्ट्रैक्ट में फंसा था। 3 साल पहले विक्रम सिंघानिया ने शौर्य से एक लाइफ टाइम एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। उस कागज ने शौर्य की आवाज और उसका चेहरा दुनिया से छीन लिया था। शौर्य अगले 10 सालों तक अपनी पहचान दिखाकर म्यूजिक रिलीज नहीं कर सकता था। इसीलिए वो एस बनकर अंडरग्राउंड दुनिया में अपनी धुनें बेचता था, ताकि प्रीति का साथ निभा सके, जो उसकी खातिर सड़क पर आ गई थी। तभी उसकी जेब में पड़े पुराने फोन ने चीखना शुरू किया। विक्की का कॉल था। भाई, कहाँ मर गया? क्लब नियॉन के पिछले दरवाजे पर आजा। आर्यन और उसके अमीर दोस्त पहुंच चुके हैं। तेरा बनाया हुआ नया ट्रैक आज वहां बजने वाला है। शौर्य ने सिगरेट का आखिरी कश लिया, उसे जूतों से कुचला और अपनी पुरानी RX-100 की तरफ बढ़ा। बाइक ने ऐसा शोर किया जैसे कोई जख्मी शेर दहाड़ रहा हो। वो लोहागंज की गंदी नालियों को चीरते हुए इंदिरांगा की तरफ निकल गया। 10 मिनट बाद शौर्य क्लब नियॉन के पिछले लोहे के दरवाजे पर खड़ा था। अंदर से आती बेस म्यूजिक की धमक बाहर की जमीन को हिला रही थी। गेट पर खड़े 7 फुट के बाउंसर ने अपना भारी हाथ शौर्य के सीने पर रख दिया। ओए कबाड़ी, रास्ता भटक गया क्या? म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी पीछे खड़ी है, वहां जा। शौर्य ने अपना सिर नहीं उठाया। वो चुप रहा, क्योंकि हाथ उठाना मतलब जेल जाना और प्रीति को अकेला छोड़ना। आर्यन ने बुलाया है, सामान देना है। शौर्य की आवाज ठंडी थी। अंदर से आर्यन निकला। सफेद मखमली शर्ट और चेहरे पर वो घमंड जो सिर्फ बाप के पैसों पर पलने वालों के पास होता है। आर्यन विक्रम सिंघानिया का भांजा और खुद को रॉकस्टार समझने वाला एक औसत म्यूजिशियन। अरे आने दो इसे,
ये मेरा पर्सनल गुलाम है, आर्यन ने कमीनी मुस्कान के साथ कहा और शौर्य को अंदर ले गया। क्लब के अंदर का नजारा चकाचौंध भरा था। उसी वक्त क्लब में एक धुन बजना शुरू हुई। ये वही धुन थी जिसे शौर्य ने पिछले 3 रातों तक जागकर बनाया था। पूरा क्लब उस धुन पर पागल हो रहा था। लड़कियां चिल्ला रही थीं, व्हाट अ बीट एरियन, यू आर अ जीनियस। शौर्य एक अंधेरे कोने में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। असली कलाकार फटे कपड़ों में कोने में खड़ा था और क्रेडिट वो ले रहा था जिसे संगीत का कुछ नहीं पता था। आर्यन ने शौर्य के पास आकर एक छोटा सा लिफाफा उसकी तरफ उछाला। ये ले तेरा इनाम, और सुन, अगली बार से धुन में थोड़ा और बेस डालना। पिछला वाला गाना मेरे नाम से चार्टबस्टर हो गया है। शौर्य ने लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ 5,000 रुपये थे। आर्यन, बात 50,000 की हुई थी। ये 5,000 क्या है? आर्यन ने शौर्य की हुडी का कॉलर पकड़ा। देख भाई, तेरी औकात इस क्लब के बाहर लगे कूड़ेदान जैसी है। ज्यादा बोलेगा तो विक्रम मामा को बोल दूंगा कि तू कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें तोड़ रहा है। फिर अपनी बहन का इलाज जेल की सलाखों के पीछे करवाना, समझा? शौर्य की मुट्ठियां भिंच गईं। उसका मन किया कि आर्यन का जबड़ा अभी तोड़ दे, पर तभी उसे प्रीति दीदी का चेहरा याद आया। वो बेइज्जती का कड़वा घूंट पीकर बाहर निकल गया। पीछे से आर्यन की हंसी पूरे क्लब के म्यूजिक को चीरती हुई शौर्य के कानों में चुभ रही थी। जब शौर्य लोहागंज पहुंचा तो वहां का मंजर बदला हुआ था। लोहागंज के लोग एक जगह जमा थे। सबकी नजरें शौर्य की बिल्डिंग के गेट पर थीं, जहां पुलिस की एक जीप खड़ी थी। क्या हुआ विक्की, यहां पुलिस क्या कर रही है? शौर्य ने अपनी बाइक खड़ी करते हुए पूछा। विक्की का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। भाई, तू आ गया। देख, ये पुलिस वाले तेरा ही नाम ले रहे हैं, और इनके साथ ये। विक्की की आवाज कांप रही थी। शौर्य की नजर पुलिस जीप के पीछे वाली सीट पर गई। वहां एक छोटी सी जान बैठी थी। गुलाबी फ्रॉक, हाथ में एक पुराना टेडी बियर और वो बड़ी बड़ी भूरी आंखें जो डर से गीली थीं। वो बच्ची मुश्किल से 4 साल की होगी। उसके पास एक नीला सूटकेस रखा था। शौर्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या तमाशा है? तभी इंस्पेक्टर आगे बढ़ा। शौर्य प्रताप सिंह, माया मल्होत्रा ने ये बच्ची तुम्हारे पते पर छोड़ी है। ये डीएनए रिपोर्ट है। माया ने साफ लिखा है कि वो वरुण सिंघानिया से शादी करके लंदन जा रही है और वो इस कलंक को साथ नहीं ले जा सकती। उसका कहना है कि ये बच्ची तुम्हारी उस एक रात की गलती है। शौर्य को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर भोंक दिया हो। माया वही रईस लड़की जिसके साथ शौर्य ने 4 साल पहले एक रात बिताई थी। उसने टैबलेट पर माया का वीडियो मैसेज प्ले किया। शौर्य, मैं अपनी शानदार जिंदगी में इस बोझ को साथ नहीं ले जा सकती। तुम वैसे भी नाले में गिर चुके हो, इसे भी वहीं पाल लेना। शौर्य का हाथ गुस्से से कांपने लगा। उसने उस नन्ही बच्ची की तरफ देखा। वो बच्ची पीहू जीप से नीचे उतरी और धीरे धीरे शौर्य की तरफ बढ़ी। उसने अपनी सहमी हुई आवाज में बस एक शब्द कहा, पापा। पूरे लोहागंज में सन्नाटा छा गया। शौर्य ने उस बच्ची की तरफ देखा, फिर अपनी फटी हुई जेब की तरफ। नहीं, इसे यहां से ले जाओ। शौर्य की आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। मैं कोई अनाथालय नहीं चला रहा हूं। मेरी खुद की जिंदगी नरक है, मैं इसे कहां रखूंगा? जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगी, विक्की ने शौर्य का रास्ता रोका। विक्की की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने शौर्य का कंधा पकड़कर उसे जोर से झकझोर दिया। पागल हो गया है क्या शौर्य? अपना ही खून सड़क पर फेंक रहा है। खून? कौन सा खून विक्की? देख रहा है मेरी हालत। प्रीति दीदी का ख्याल रखूं या इस बच्ची को पालूं? माया ने इसे बोझ समझा तो मैं क्यों अपनी गर्दन में फंदा डालूं? विक्की ने शौर्य को एक जोरदार धक्का दिया। बोझ? अबे ओए, तुझे याद है मदन प्रताप ने क्या किया था? उसने भी यही कहा था ना कि तू उसके खानदान का कलंक है। उसने तुझे और प्रीति दीदी को धक्के मार के निकाला था। आज तू वही कर रहा है जो तेरे बाप ने तेरे साथ किया था। तू मदन प्रताप का बेटा नहीं, तू खुद मदन प्रताप बन रहा है। वही नफरत, वही पत्थर दिल। शौर्य के कान में मदन प्रताप का नाम पढ़ते ही जैसे करंट लग गया। विक्की ने उसकी हुडी पकड़ी और उसे पीहू की तरफ मोड़ दिया। उसकी आंखों में देख शौर्य, वहां तुझे माया नहीं, तुझे अपना वो बचपन दिखेगा जब तू सड़कों पर रो रहा था। प्रीति दीदी ने तेरे लिए अपना घर छोड़ दिया। क्या तू इस नन्ही जान के लिए एक छोटा सा कमरा नहीं दे सकता? अगर आज ये यहाँ से गई तो तू दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाना, पर अपनी नजरों में तू हमेशा एक काय रहेगा। शौर्य की नजर पीहू पर गई। वो खामोशी से शौर्य को देख रही थी। विक्की की बातों ने शौर्य के दिल के उस हिस्से पर चोट की थी जिसे वो सालों पहले दफन कर चुका था।
उसने देखा कि हवलदार बच्ची को जीप में बिठाने वाला था। रुको, शौर्य की दहाड़ ने पूरे लोहागंज को हिला दिया। वो तेजी से आगे बढ़ा और पुलिस वाले के हाथ से पीहू का हाथ छीन लिया। उसने बिना कुछ बोले पीहू को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही पीहू के नन्हे हाथों ने शौर्य की गर्दन को कस के पकड़ा, शौर्य की आंखों में पहली बार नमी आई। उसने महसूस किया कि ये बच्ची आफत नहीं बल्कि उसके जीने की नई वजह है। सूटकेस उठा विक्की, शौर्य ने भारी आवाज में कहा। विक्की के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान आई। ये हुई न बात, ये है मेरा भाई। शौर्य पीहू को लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर खिड़की से मदन प्रताप के टावर्स की रोशनी अब भी उसे चिढ़ा रही थी, पर आज शौर्य की आंखों में नफरत नहीं, एक दहकती हुई आग थी। उसे पता था कि अब मदन प्रताप की वसीयत नहीं बल्कि उसका म्यूजिक उसका साम्राज्य खड़ा करेगा। शौर्य ने अपने कमरे में पहुंचकर अपनी पुरानी डायरी उठाए और उस पर मार्कर से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, रिटर्न ऑफ द सुपरस्टार पापा। गाइस, कैसा लगा आपको पहला चैप्टर? कमेंट्स में बैठो एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 स्पैम कर दो।